अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं, जो ग्रुप बी का मैच जारी था, इंग्लैंड ने 180 का टारगेट दिया है इस वक्त। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करूंगी, कहिएगा इंग्लैंड को आज बैटिंग में काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आज उन्होंने जो टारगेट दिया है 180 का? जी बिल्कुल, जिंदगी के किसी दूसरे काम की तरह क्रिकेट में भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा अहमियत होती है और जब आपका कॉन्फिडेंस कम हो तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है। इंग्लिश टीम जिस तरह से खेल रही थी पूरे टूर्नामेंट में, उसकी कारकर्दगी रही, उससे उसके ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया था। हालांकि ये मैच तो अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन लग रहा था वाज़ेह तौर पर जिस तरह बैटिंग करने वो आए, टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग की, तो शायद सोचा यही हो कि बड़ा एक कदम देंगे साउथ अफ्रीका को, लेकिन खेला ही नहीं गया। 150 नहीं बनी। आपने देखा होगा रूट ने पिछले मैच में सेंचुरी की थी, वो 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे और आर्चर जो बॉलर है उन्होंने 25 रन बनाए। तो बिल्कुल भी कोई भी किसी लम्हे में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंग्लिश टीम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगी, ज्यादा करेगी। और इसका दुख सबसे ज्यादा अफगान प्लेयर्स को हो रहा होगा, जिनको बहुत थोड़ी सी एक उम्मीद थी कि भाई शायद कोई बहुत बड़ा मौजूदा हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, लेकिन बज़ाहिर है साहब तो कुछ लग नहीं रहा। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की जैमसन ने भी, साउथ अफ्रीका के मोल्डर ने भी। और इस ग्राउंड में जो माहौल है वो आपने टेलीविजन पे देख ही लिया होगा कि खाली पड़े हुए हैं सारे स्टैंड। और जाहिर है वैसे भी कराची में कभी लोग मैच देखने आते हैं, और फिर इस तरह की क्रिकेट हो जब सब कुछ पता हो आपको कि टीम भी बाहर हो चुकी हो और कोई खास इंटरेस्ट ना हो, तो यही होता है। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से टारगेट चेज कर लेगी और अपनी पेशकदमी जारी रखेगी। बिल्कुल। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? इंग्लैंड की टीम ने आज चूज़ किया पहले बैटिंग करना, तो क्या उनके लिए ये फैसला गलत साबित रहा? देखिए, एक तो इंग्लैंड की टीम ने आज टॉस जीता, कि पॉजिटिव चीज़ इंग्लैंड के लिए तो यही थी कि टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। लेकिन किसी भी मौके पे इंग्लैंड की टीम वो दिखाई नहीं दी जो पहले 2 मैच इंग्लैंड ने खेले। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि सफ़र के दौरान ही जब आपका कायद ही रिज़ाइन दे दे और अभी मैच हुआ नहीं है, जोस बटलर साहब ने क़यादत छोड़ने का ऐलान कर दिया, उससे लगता है कि टीम में हो सकता है इनमें प्लेयर्स में ग्रुपिंग भी हो, ना इत्तफाक़ी भी हो, क्योंकि आपको पता है फ़तह के तो 100 बाप होते हैं, शिकस्त का कोई भी नहीं होता। तो उजड़ी और बिखरी टीम दिखाई देती है। बहुत मायूस किया आज इंग्लैंड की टीम ने जिस किस्म की बैटिंग की है वहाँ पे, और कम तरीन मौजूदा चैम्पियंस ट्रॉफी का स्कोर है जो 179 पर आउट हुए। नो डाउट कि साउथ अफ्रीका इस वक्त फॉर्म में दिखाई देती है, जैसा अभी सलीम भाई भी बता रहे थे, जो कि नेशनल स्टेडियम में खुद मौजूद है, मैच देख रहे हैं। मार्को जैनसन ने इब्तदाई विकटें 3 जो है बड़ी 37 या 34 रन पर गिरा दी थी। उसके बाद तमाम बॉलर्स ने अपना उसमें हिस्सा डाला है और ख़ास तौर पर अवियान मोल्डर हर मैच में ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उनके स्पिनर ने भी 1 विकेट ली, महाराज ने, लोंगी नगेडी ने भी 1 विकेट लिया। तो ये कोई बड़ा स्कोर या बड़ा टारगेट दिखाई नहीं देता साउथ अफ्रीका के सामने। जो टीम 38 ओवर में आउट हो जाए तो ज़ाहिर है मुझे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो टीम जीत जाए और साउथ अफ्रीका अचानक हिम्मत हार जाए, कोई बहुत ही बड़ी कोई यानी कि हैट्रिक हो जाए या कोई टीम अंडर प्रेशर हो जाए तो फिर आउट हो सकती है। लेकिन मैं सुबह सुन रहा था बाज़ लोगों के तज़िये भी, और हमने टीवी पे भी देखा, पिच वैसी है नहीं, बैटिंग जैसी थी, क्योंकि पहले मैच में भी आपको याद होगा अफ़गानिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही थी और कम स्कोर बनाया था अफ़गानिस्तान ने भी। लेकिन आज की टीम से मायूसी हुई है अफ़गानिस्तान। थोड़ी सी मध्यम सी उम्मीद के साथ अफ़गानिस्तान की उम्मीद थी कि शायद कोई ऐसा चीज़ हो जाए कि साउथ अफ्रीका हारे और वो किसी तरीके से सेमीफाइनल में आ सकें। लेकिन इसके साथ ही इंग्लैंड का तो कहना चाहिए कि बिस्तर गोल हुआ ही था, अफ़गानिस्तान का भी साथ ही हो जाएगा आज। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे यूसुफ, क्या वजह है कि हमने आज इंग्लैंड को उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा? हिफ्जा, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान से खासा प्यार है और पाकिस्तान के बाहर होने पर यकीनी तौर पर वो भी, उनका मोराल भी डाउन हो चुका है। और क्योंकि इंग्लैंड के लिए तो अच्छा थोड़ा सा मौका था कि अपने आप को परफॉर्म करें वो। और जिस तरह हमने देखा कि वह जो इंडिया में गए थे तो वहाँ पे 7 मैचेस में सिर्फ 1 में उन्हें कामयाबी मिली और उसके बाद उनके जो फॉर्म बैट्समैन थे वो भी फॉर्म नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं कि आज जो सेकंड इनिंग्स में कैसी वो अपनी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा चांसेस तो नहीं है। और बाज़ार ये लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो आसानी से मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक्त ये दोनों टीमें पाकिस्तान में बची हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान पहले ही दुबई पहुँच चुके हैं। अफ़गानिस्तान की टीम इस मैच के नतीजे का इंतज़ार करेगी, अगर कुछ ना कुछ उनके हक़ में हुआ तो वो स्टे करेगी वहाँ पर, वरना वो काबुल वापस रवाना हो जाएंगे। जबकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमें ये भी दुबई चले जाएंगी और वहाँ जाकर जो मैच होगा 2 तारीख को न्यूजीलैंड इंडिया का, उसके नतीजे का भी इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तक ग्रुप A1 और B का टॉपर का अभी तक फैसला नहीं हो पाया।
आज के मैच में जो ग्रुप है इसका ये 2, इसका तो फैसला कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जो ग्रुप 1 है उसका फैसला कल के मैच पर, जो 2 तारीख को मैच है उस पर ही मुनसर है। और चूँकि इंडिया की टीम अपना सेमीफाइनल तो 4 तारीख को वहीं पर खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसका फैसला आज हो जाएगा। और न्यूजीलैंड की टीम ने चूँकि जो अपना सेमीफाइनल है वो 5 मार्च को यहाँ पर खेलना कज़ावी स्टेडियम में, वो भी वहाँ पर मौजूद है। अब जो टीम ग्रुप A1 करेगी, A2 करेगी, वो उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस के बाद ही कुछ एक टीम पाकिस्तान आ जाएगी, बाकी टीमें दुबई में काम करेंगी। सही। सलीम साहब कहिएगा, आप चूँकि मैच देख भी रहे थे, वहाँ पर स्टेडियम में मौजूद भी हैं, तो क्या कहेंगे, क्या लगा आज इंग्लैंड टीम का वो मोराल उतना जो है वो हाई क्यों नहीं था? फिर जोस बटलर ने इस कह लें कि इवेंट के दौरान ही रिज़ाइन कर देना, ये कैसा जेस्चर है? मैं तो कहता हूँ जोस बटलर ने जो काम किया बड़ा अच्छा काम किया, कि उनको पता था कि उनकी एज ए कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, ना सिर्फ इस इवेंट पहले भी, और सारे पुराने जो कैप्टन थे वो भी उनसे मुतालबा कर रहे थे कि क़यादत छोड़ दें। उन्होंने ये फैसला किया कि चलो क़यादत छोड़ देते हैं और एक गैर यकीनी का खात्मा कर दिया। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी होते तो फिर इनको कोई मसला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में ना कप्तान, ना कोच, ना बोर्ड में कोई, ना किधर कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। आखिर में बेचारे शायकीन ही रो धो के चुप होकर बैठ जाते हैं। तो जोस बटलर जो कि एक बरतानवी हैं, तो उन्होंने सोचा और अपनी एक गलतियां तस्लीम की और वो बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन उनकी इस फैसले का परफॉर्मेंस से इस मैच में कोई इतना खास ताल्लुक क्यों नहीं था कि इंग्लिश टीम वैसे ही कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही और बाहर हो ही चुकी थी। लेकिन अब उससे एक गैर यकीनी का खात्मा हो गया कि चलो भाई ये आखिरी मैच है इसका और अब फिर दूसरा कैप्टन वगैरह तैयार करेंगे। होता यही है, देखें जो दूसरे मुल्क होते हैं वहाँ यही होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं, आगे आते हैं। और हम लोग चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो यूएस में या अभी का हो, कोई भी हम जिम्मेदार का तयन ही नहीं कर सके। पहले तो कभी ऐसा था कि कमेटी बन गई, ये बन गई, अब तो वो भी रहमत कोई इसकी गवारा नहीं करता और वैसे ही सिस्टम चलता रहता है। एक सीरीज होती है, उसमें प्लेयर बदल देते हैं, फिर वो सीरीज हारते हैं तो वही प्लेयर जो पहले हटाए होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं और फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो फिर उसमें इसी तरह का डिजास्टर होता है। रूट कॉज क्या है, क्या वजूहात हैं, इस तरफ कोई नहीं देखता और सब ऐसे ही वक्ती तौर पर फैसले करते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम लोग अभी इसमें कहते हैं, तनकीद कर रहे हैं, अभी PSL शुरू होगी, फिर जैसे मैंने कल भी कहा था PSL गाते रहेंगे और वहाँ तो पाकिस्तान को हारना ही नहीं है, तो सब लोग भूल जाएंगे और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। जाहिद साहब ठीक है, सलीम साहब ने जो कहा कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। लेकिन उससे पहले जैसा कि यूसुफ साहब कुछ पॉइंट्स टेबल का और अगर हम जिक्र करें, कुछ कह रहे थे कि गैर यकीनी की है, रन रेट पर इन्हिसार किया जाएगा और सबकी नज़रें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर हैं, तो आप क्या इस वक्त जो है वो मंजरकशी करेंगे पॉइंट्स टेबल की? जाहिद साहब जी, आप मेरा समझा यूसुफ साहब से बात नहीं, मैंने आपको कहा यूसुफ साहब जिस तरह से पॉइंट्स टेबल को एक्सप्लेन, कल इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच है और दोनों का एक किस्म का प्रैक्टिस मैच भी होगा। दोनों टीमें अभी तक मैच कोई नहीं हारी हैं और जो टीम जीतेगी वो उधर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाएगी और कल ही फैसला होना है कि किसका सेमीफाइनल किसके साथ होगा। और ज़ाहिर है पहला सेमीफाइनल दुबई में है 4 को और फिर दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में। लेकिन कल के मैच तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कौन सी टीम जो है ग्रुप ए में नंबर 1 पोजीशन पे आती है, कौन सी 2 पे। अभी तक के पॉइंट्स टेबल देखें तो न्यूजीलैंड जो है नंबर 1 पोजीशन पे, लेकिन जो टीम जीतेगी वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। सही। यूसुफ, अगर कल के मैच की बात की जाए तो यकीनन बारिश की वजह से अफ़गानिस्तान को तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि एक पॉइंट मिलना इस बात के हवाले से वाज़ेह था कि अगर एक पॉइंट भी मिला तो अफ़गानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल या कह लें नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बाज़ार ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी तौर पर मजबूत थी, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी जो परफॉर्मेंस थी अच्छी रही थी, लेकिन खेल में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अफ़गानिस्तान का भी ये उसका अज़म था कि वो उनको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, दिखाएंगे, कम बैक करेंगे, लेकिन बारिश की वजह से खासा उसमें, लेकिन फिर भी जितने खेले ऑस्ट्रेलिया ने ओवर्स अच्छा स्कोर बना लिया था। उनको इसलिए आइडिया था कि क्योंकि अफ़गानिस्तान का पहले टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला मेरे ख्याल में गलत था, क्योंकि एक रोज़ पहले भी बारिश हुई थी और विकेट जो इतना ज़्यादा वो मॉइस्चराइजर था उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होना था बॉलर्स को लड़ाई ओवर्स में, और इसका फ़ायदा फिर ऑस्ट्रेलिया ने उठाया, उनके बॉलर ने उठाया। और बाद में क्योंकि उनके पास एक टारगेट था कि हमने इतने ओवर्स में ये स्कोर करना है, क्योंकि बाद में बारिश के इम्कानात थे कि बादल भी मौजूद थे उस वक्त, इसलिए मेरे ख्याल में कैलकुलेशन के हवाले से थोड़ा अफ़गानिस्तान से गलती हुई है। बाज़ार लेकिन उन्होंने अच्छी कम बैक करने की कोशिश की
और उन्होंने एक कैच भी छोड़ा था इब्तदाई ओवर्स में, जिसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। मजमूई तौर पर उस वक्त थोड़ी सी मायूसी हुई जब हमने देखा कि पानी खुश्क करने के लिए इतना ज़्यादा कोई मौसर इंतज़ाम देखने को नहीं मिला। सुपर सॉपर जो था सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा ग्राउंड में सिर्फ एक सुपर सॉपर से काम ग्राउंड खुश्क करना यकीनी तौर पर इतना मुश्किल काम था। 2 छोटे सुपर सॉपर थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इतना बड़ा इवेंट जहाँ पर करवा रहा है, थोड़े इंतजाम अगर वो ज़्यादा अच्छे कर लेता है तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ी मायूसी हुई है शायकीन को भी, अफगान टीम को भी और क्रिकेट फैंस को भी, वो इतनी ज़्यादा ना होती, उनको ज़रा बेहतर इंतजाम अगर हो जाते थे। बिल्कुल, जैसा कि सलीम साहब हम विजुअल्स में भी देख रहे थे कि किस तरह से ग्राउंड जो था वो मुकम्मल तौर पर उसको ड्राई नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है अगर इतने पैसे लगाए थे तो ज़रा सुपर सॉकर जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ा लेते ताकि ग्राउंड को मुकम्मल और टाइमली खुश्क किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे और आईसीसी को भी देखना चाहिए था कि ऐसा है या नहीं है। देखिए हम श्रीलंका में बात करते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा वहाँ पे सिस्टम है, वो पूरे ग्राउंड को ही ढक देते हैं और उसके बाद जितनी भी बारिश, जो अगर मौसम बारिश रुक जाए तो फिर खेल शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया और काफी सोशल मीडिया पे इधर उधर देखने में आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट भी कि इंतजाम अच्छे नहीं थे। यूसुफ भी अभी यही बता रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए था। जब इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो हर चीज का नजर रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम लोग हर चीज में लेट थे और स्टेडियम आखिरी वक्त में तैयार हुए हैं, डेडलाइन भी गुजर चुकी थी, सब कुछ वो था, तो शायद इस तरफ इतनी तवज्जो गई नहीं और तवज्जो यही रही कि स्टेडियम मैच कराने के लिए जितना तैयार होना चाहिए उतना तैयार हो जाए और वो मैच करा दी जाए। और अब इस तरह की चीजें जो है सामने आ रही है, अगर सब कुछ पहले रेडी होता तो फिर आगे जो इस तरह के मसले हैं उस पर गौर किया जाता तो शायद ये मसाइल नहीं होते और फिर तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तीसरा मैच है जो बारिश की नज़र हुआ है। इससे पहले 2 मैच रावलपिंडी में खेले गए हैं जो बिल्कुल जहां पर टॉस भी मुमकिन नहीं हो सका। तीसरा मैच ये था, हम स्टेडियम में मौजूद थे और अजीब मज़े का खेज़ अंदाज में ग्राउंड खुश करने की कोशिश की जा रही थी। एक सुपर सॉकर था जैसे यूसुफ अंजुम साहब ने बताया, और इसके अलावा जो गद्दियाँ होती हैं वो रख के उन पर उछल कूद कर रहा था। उनके लेबर बहुत ही कम थी। मेरा ख्याल है 2-3 जगह पर टोलियाँ 5-5 लोगों की मौजूद थी। एक मजाक बना हुआ था, उनको उठाकर बाल्टियों में वो उनको निचोड़ रहे थे। ऐसे ग्राउंड खुश करने की कोशिश की जा रही थी। काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद ऐसा दिखाई देता था इनसे इनके बस की बात नहीं है। जब अंपायर जो है 8:45 पे आए हैं, जब उन्होंने अनाउंस किया कि ये मैच नहीं होगा, तो जाहिर है पलड़ा तो भारी था ऑस्ट्रेलिया का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदमज़गी भी होती है, इंटरनेशनल मीडिया में मजाक भी बनता है क्योंकि अरबों रुपया यहाँ पे लगा है। इस तरफ क्यूरेटर की गलती है या जिसकी भी गलती है या आईसीसी की गलती है, ब्लंडर बहुत बड़ा है। इसके साथ ही एलसीसी ग्राउंड है जहाँ सुपर सॉकर मौजूद है, यहाँ पे एक डिफेंस में ग्राउंड है, गनी इंस्टीट्यूट का ग्राउंड है, वहाँ पर सुपर सॉकर मौजूद है। कोई ऐसा इंतज़ाम किया होता, लेबर तैयार होती, अगर ये ग्राउंड जितनी बारिश हुई खुश किया जा सकता था। 15-20 मिनट की बारिश थी, लेकिन जब हम वहाँ से निकल के फुटबॉल हाउस से इस पूरे इलाके को निश्तर पार्क कहा जाता है और कदाफी के सामने से जब निश्तर पार्क के पंजाब स्टेडियम के एरिया में दाखिल होते हैं तो वहाँ तकरीबन 2-2 फुट पानी खड़ा था। फुटपाथ के ऊपर जितने भी तमाशाई थे वो भी और हम भी कम से कम 1-1 फुट पानी से गुजर कर वहाँ पे मेन रोड तक पहुँचे हैं। तो पानी की एक बारिश ने तो बता दिया कि निश्तर पार्क में ओवरऑल क्या सूरत हाल है। फ्यूचर में कम से कम इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है और ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसा कि कहें कि 15-20 मिनट की बारिश ने जो भी इंतज़ामिया के दावे हैं और इंतज़ामात हैं उनकी कलई खोल दी। सब पता चल गया कि किस तरह से जो है वो इंतज़ामात में कमी रह गई है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। भारत से एक मकबूल शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले योगराज सिंह एक्टर भी हैं और एक टेस्ट मैच के अलावा उन्होंने 6 वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। हम सब इन्हें टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह के वालिद की हैसियत से भी जानते हैं। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम योगराज सिंह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे अभी और सबसे पहले आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। आपका एक इंटरव्यू है जो कि आजकल बड़ा कह लें कि पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। उसके अंदर जिस तरह से आपने बात की है, कुछ आपने मशवरे भी दिए हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से और कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से भी आपने बात की है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अगर डायरेक्ट सवाल मेरे से पूछती तो शायद उसका जवाब मैं बड़े विस्तार में देता, लेकिन सिंस आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा है,
मैंने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि जब क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी जिंदगी का मकाम हो, जब कोई किसी की उंगली पकड़ के उसको बहुत दूर तक लेके जाता तो उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं हमारे आपके पाकिस्तान के, क्रिकेट फ्रेटर्निटी के मैं बोलूँगा, जिनके नाम भी मैंने लिए हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और मैं उनको बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी दुखती है कि आपने सब कुछ अपने लिए किया लेकिन अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अपने प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं किया। और फिर जो बहुत बात मुझे तकलीफ देती है वो ये है कि आप टेलीविज़न पे बैठकर अपने ही देश की टीम को, अपने ही बच्चों को, जिनका आपको सहारा बनना चाहिए था, जिनको आपको उंगली पकड़ के चलाना चाहिए था, अपने देश की टीमों को खड़े करने चाहिए था, आप उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज टेलीविज़न पे बोलते हैं, वो दुख तकलीफ देता है। हमारे यहाँ अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में बहुत सारी चर्चा चली रोहित शर्मा जी की और विराट कोहली जी की। अब मैं देखो उनको एड्रेस करता हूँ जी करके, हालांकि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन मैंने स्टैंड लिया, सबने स्टैंड लिया कि आप हमारे बच्चों को ये नहीं कह सकते कि जी इनको टीम से निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, उनको टीम में रखा जाएगा। और उन्होंने रखा, हमारी बात सबकी सुनी, अवाम की सुनी। यहाँ पे पाकिस्तान की टीम में इतना टैलेंट है। बहुत देर से इमरान खान साहब ने बहुत बच्चों को लेके आए, उन्होंने वकार यूनिस को लेके, वसीम अकरम से लेके, शोएब अख्तर से लेके, इंजमान से लेके, यूसुफ जोहाना, तमाम प्लेयरों को ला के खड़ा किया। और कुछ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले भी नहीं थे, उनको सीधा वर्ल्ड कप खिलाया और देश के लिए खिलाया और टीम को एक दुनिया के मकाम पे पहुंचाया और 42 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जिताया। तो मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी ये टेलीविज़न पे पाकिस्तानी जो खिलाड़ी इतने लेजेंड्स हो, कि आप अपने बच्चों को, अपने खिलाड़ियों को इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट कुछ ऐसा तो बोलिए जिससे तकलीफ ना हो। मैं एज अ क्रिकेट फ्रेटर्निटी, मेरी फैमिली है सारा वर्ल्ड क्रिकेट, और मैं सब बच्चों को अपना बच्चा समझता हूँ और सबको अपनी एक फैमिली समझता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते, अगर इतनी ही बात है, इतना ही कुछ बोलना है, तो जाओ, जाकर कैंप लगाओ, बच्चों के हाथ थामो, उनको बनाओ और 2-2 टीमें बनाओ, ए और बी बेंच स्ट्रेंथ बनाओ और अपने देश को वर्ल्ड कप जिताओ या टूर्नामेंट जिताओ। ये चीज़ मुझे तकलीफ बहुत दे रही थी और वो बात मैंने स्पष्ट कही। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, किसको अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि सच सुनना बड़ा मुश्किल है और सच कहना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बात मैंने कही थी और इस बात की मुझे तकलीफ है। योगराज साहब, उधर इंडिया में भी जब इंडियन टीम हारती है, और ख़ास तौर पर अगर माजी में देखा जाए पाकिस्तान से हारती थी, तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी इंडियन प्लेयर्स पे भी। आप समझते हैं कि इनकी तनकीद नाजायज़ है या ज़्यादती कर रहे हैं जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं? नहीं, नाजायज़ नहीं है। मैं एक ड्यूटी समझता हूँ कि इनकी एक ड्यूटी बनती है सबकी। अब देखिए, राहुल द्रविड़ हैं, युवराज सिंह ने 2 बहुत महान प्लेयर तैयार किए, अभिषेक शर्मा को तैयार किया, शुभमन गिल को तैयार किया, दिलीप वेंगसरकर हैं, अकेडमीज खोल रखी हैं। तो हमारे पास बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आए हैं और जिन्होंने टीम को खड़ा किया है। हालांकि 2011 के बाद हम 2-3 टूर्नामेंट हारे थे, वर्ल्ड कप भी हम 2-3 हारे थे, लेकिन उसके बाद फिर भी टीम को खड़ा किया है। सो मैं ये समझता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि इनका एक फ़र्ज़ बनता है कि जाके अपने प्लेयरों के साथ कैंप लगाएं। मुझे किसी ने सवाल किया कि PCB वाले अलाउ नहीं करते। मैंने कहा अगर इतने बड़े प्लेयर जाएंगे और एक महीना भी लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में टीम बहुत खड़ी हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि हमारा पहला मौका है, आपके साथ एजाज़ है, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं आपके साथ बात करने के लिए। एक ज़माना था जब इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं होते थे। आपके सबसे अच्छे फास्ट बॉलर या ज़्यादा विकेटें कपिल देव ने लिए हैं, वो भी एक किस्म के मीडियम पेसर थे। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बहुत आते थे, लेकिन अब चंद सालों से हमारे पास फास्ट बॉलर कम होते जा रहे हैं और भारत के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं। तो क्या किया है भारत ने वहाँ पे कि उनकी नहीं, आपकी ये कैलकुलेशन से मैं तवक्को नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज भी ये जो आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं बहुत तेज़ है और 150 पे गेंद करते हैं। हमारे पास कभी कभी फास्ट बॉलर्स आते हैं, जैसे कपिल देव के बाद अब बुमराह आए, तो वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन आप लोगों के पास तो टैलेंट ही इतना है, हालांकि सरजमी तो एक ही है जी। और आप लोग इतने टैलेंटेड प्लेयर्स, इतने फास्ट बॉलर्स, मैं तो हैरान होता हूँ कई बार, इतने बड़े बड़े जिस्मों वाले, इतने चौड़े लंबे,
ये जो नौजवान है इनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है और उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। पाकिस्तान के पास आज भी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहीं मकाम पे पहुंच नहीं सकते। मैंने इमरान खान साहब की बात इसलिए करी कि उन्होंने बहुत सारे प्लेयरों को ले आ गए, फिर उसके बाद उनके कैंप्स लगाए, सब कुछ किया। सो ड्यूटी बनती है हमारी सबकी। हालांकि मैं आज 72 साल का हो गया, मैं 12 घंटे काम करता हूँ। 53 साल में 25,000 बच्चा जो है देश के लिए IPL खेल रहा है, कोई कुछ है, कोई गवर्नर है, कोई बहुत सारे मकाम पे गए हुए हैं। आज भी मैं बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, आपने देखी होंगी वीडियोस, सारा दिन लगा रहता हूं। तो मैं समझता हूं एक फर्ज बनता है अपने आवाम से, अपने देश से प्यार होना चाहिए और खड़े होकर बनाना चाहिए, क्योंकि जो इनके पास एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े दिग्गज जो है, वो किसी के पास हो नहीं सकता। सो ये मेरा मतलब है लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार हैं जो डोमेस्टिक सिस्टम इंडिया में है, रणजी ट्रॉफी और सारा, पिछले कई सालों से हमारे यहाँ जो भी PCB का चेयरमैन आता है डोमेस्टिक सिस्टम चेंज हो जाता है। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बंद कर दी गई है। आप समझते हैं कि बेसिक वजह हमारे यहाँ उस तरह से सिस्टम की भी है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जा रही है, ये एक तो रेगुलर 365 दिन खेली जानी चाहिए और अंडर 14 पे, अंडर 16 पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, मेरा ये विचार है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे PCB को, ये जो आपके पाकिस्तान का जो बोर्ड है, इनको प्लेयर्स को जैसे इंग्लैंड खेलने के लिए भेजना चाहिए, दूसरी कंट्री में खेलने के लिए भेजना चाहिए, जैसे पहले जाते थे, तो उससे एक्सपीरियंस बहुत होता है। लेकिन उसके लिए प्लेयर्स जो हैं, जो खेल चुके हैं देश के लिए, उनका फर्ज ज्यादा बनता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। अब देखिए सर, आप कोचिंग भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, ठीक है सर, आप क्या कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा अपना जो है वो हमारी टीम के लिए जो आपकी एनालिसिस थे वो आपने दिए, आपने अपना कीमती वक्त हमसे शेयर किया। युवराज सिंह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। अगर हम अपने न्यूजीलैंड के टूर से स्टार्ट करें, जो पाकिस्तान का अब अगली मंजिल है, तो उस हवाले से आपको क्या लगता है, किस पर किस्मत मेहरबान हो सकती है? जी बिल्कुल, अपना 12 तारीख को पाकिस्तान टीम ने ऑकलैंड का सफ़र करना है, जहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 2 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। अब 10 दिन पाकिस्तान के पास बचे हैं। इतनी बुरी नाकामी के बाद अब दोबारा ऑपरेशन क्लीनअप की तैयारियाँ की जा रही हैं और अभी तक सेलेक्टर्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया उनका जो अगला लाहे अमल क्या होगा। लेकिन हमारे ज़राए ने कन्फर्मेशन की है कि ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को भी तब्दील किया जा रहा है और कोच इंतज़ामिया, ये सब इन लोगों को तब्दील किया जा रहा है। और कोचिंग के हवाले से यकीन तो एक बड़ा नाम जो सुनने में आ रहा है वो है कि सकलैन मुश्ताक को दोबारा उनको कोचिंग स्टाफ में लाया जा रहा है। और कप्तानी के हवाले से अगर बात बताऊँ तो शादाब खान के साथ सलमान अली आगा को मजबूत उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा है। अभी ये PCB हुकाम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी बातचीत मुशावरा जारी है। आज ये भी इतलात हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी बुला लिया गया है। और बाजार यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब फैसला किया कि जो T20 ख़ास तौर पर होगी उसके लिए एक नई टीम तैयार की जाएगी और इन T20 खिलाड़ियों को किसी दूसरे फॉर्मेट में मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो अंदा का लाहे अमल है वो तय करेंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो सितंबर में एशिया कप जो T20 फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा, जिसकी मेज़बानी इंडिया ने करनी है और ये मैचेस दुबई या श्रीलंका में होंगे। और इस हवाले से भी इजलास मेरे ख्याल में 12 तारीख को दुबई में हो रहा है, जिसमें जो ACC के जो नए सदर हैं मोहसिन नकवी साहब, ये अपनी जिम्मेदारियाँ भी वहाँ पर संभालेंगे बतौर सदर। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनके तय करना कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में किस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना है। ठीक है सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब क्योंकि इस वक्त साउथ अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर लिया है, तो सेमीफाइनल का जो लाइनअप था वो भी मुकम्मल हो गया है। तो अब जो टीम्स आगे जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बड़ा ही प्रेडिक्टेबल ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई है और अब जैसे आपने कहा सेमीफाइनल टीमों का फैसला हो चुका है, तो कोई एक ऐसी चीज नजर नहीं आई कि यहाँ पर इस टीम का खतरे में है, ये हरा दे उसको तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। तो सब कुछ प्रेडिक्टेबल चीजें थी। खैर टीमें चारों तगड़ी
तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंडिया वाले भी सोच के बैठे हैं कि दुबई में फाइनल खेलेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। बाकी टीमों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन हम तो घूम फिर के फिर अपनी टीम की तरफ ही आ जाते हैं कि मेला सारा हमने सजाया और बाकी जो है लूट किसी और ने दिया। ये हुआ। अगर अब अगली मंजिल की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड टूर की बात कर लेते हैं, आपने अभी यूसुफ की भी गुफ्तगू सुनी होगी, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहूँगा कुर्बानी का बकरा बनाएंगे बच्चों को, जहाँ उनको खिलाना चाहिए वहाँ खिलाएंगे नहीं। यहाँ यंग लड़के भेजेंगे, फिर हारेंगे, उनको फिर बाहर कर देंगे, बोलेंगे हार गए, फिर ये किंग बाबर आ जाएंगे, फिर शाहीन आ जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ भी, वहाँ परफॉर्म करके फिर दोबारा हीरो बन जाएंगे। या तो ये तय कर ले, जैसे आपने उस्मान खान के हवाले से तय किया हुआ है कि हम उसको यूएई से यहाँ लेकर आए तो उसको इतने अरसे तक टीम में रखेंगे क्योंकि उसको नुकसान ना हो कौम वाले, तो फिर तय कर लेंगे यार ये 1 साल तक ये टीम जो बना रहे हैं हम यही टीम खेलेगी, चाहे जीते या हारे, फिर हम नहीं लेकर आएंगे दूसरों को, तो चले फिर मान ले। वरना ये तो फिर सिर्फ एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक होगा कि भाई यंगस्टर एक आध सीरीज में या यंगस्टर्स को खिलाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर पक्का है, अगर आप अपने फैसले पर कायम रहे फिर के तभी से 6 महीने साल के लिए कहें कि भाई ये 15 लड़के हैं, इन्हीं को हम खिलाएंगे T20 में, इन्हीं को वनडे में खिलाएंगे, तो फिर बात बनती है। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान वैसे तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात करें तो पैसों के हवाले से नुकसान में नहीं रही है टीम। देखें, वो तो क्योंकि पाकिस्तान होस्ट भी था और आईसीसी ने इनामी रकम भी आपको याद होगा 53% में उसमें इजाफा कर दिया था, तो पाकिस्तान की टीम जो है 8वें नंबर पर रही है। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। 7वीं और 8वीं पोजीशन के लिए उन्होंने ओवरऑल अगर पाकिस्तानी करेंसी को ज़रब तकसीम दी जाए, पाकिस्तानी करेंसी में तो तकरीबन 74 करोड़ 41 लाख रुपए फिर भी खाते में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ डॉलर्स में 1 लाख और 25,000 डॉलर जो है वो शिरकत के भी टीमों को मिलने हैं। 1,50,000 डॉलर जो है वो 8वीं पोजीशन के हैं, तो ओवरऑल तकरीबन जो है 70-75 करोड़ रुपए तो पाकिस्तानी टीम को मिलेंगे। लेकिन इन पैसों के साथ साथ जो पाकिस्तानी टीम का हाल हुआ है वो सबके सामने है और लोग इस पर ज़ाहिर अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। और राणा सनाउल्लाह, जिनके बयानात के आजकल बड़े फिर चर्चे हैं, उन्होंने फ़र्क लेके इंटरव्यू में यही कहा है कि पाकिस्तानी टीम की इज़्ज़त रह गई है, बांग्लादेश के खिलाफ बारिश हो गई और पाकिस्तान टीम की इज्जत रह गई, लेकिन हो सकता था कि पाकिस्तानी टीम आखिरी मैच भी हार जाती। बिल्कुल, उनको फिर से इंटरव्यू, कल आपने बड़ी अच्छी बात की कि उनको फिर से अब वो बात कर रहे हैं, हालांकि वो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं अगर उनको कोई एक्शन लेना है तो। यूसुफ, आप कहिएगा, अब आज हमने क्योंकि एक न्यूज़ में भी पढ़ा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, उनके अहदे के हवाले से भी, फिर ये कि जो एशिया कप होने जा रहा है उसके वेन्यू के हवाले से भी आजकल काफ़ी डिस्कशन जारी है कि श्रीलंका या दुबई में मैचेस करवाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 9 तारीख को जो फाइनल होने वाला उसके बाद होगा और उसके लिए बाकायदा तारीखें 1-2 दिन में तय कर दी जाएंगी। ये इजलास इस हवाले से भी अहमियत का हामिल खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अब जो ACC की सदारत वो PCB को मिलने वाली है और मोहसिन नकवी साहब जब इजलास में जाएंगे तो बतौर सदर वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन हो कहा जा सकता है। और उनकी मौजूदगी में इन तरफ कुछ डेवलपमेंट के हवाले से भी काम होंगे। और उसके बाद एशिया कप होना है जिसकी मेज़बानी इंडिया के पास है, वो इंडिया ने अब तक की इतलात के मुताबिक जो वेन्यूज़ है वो इंडिया में नहीं रखे उन्होंने, और इस दफ़ा उन्होंने दुबई या श्रीलंका में ये मैचेस कराने का फ़ैसला किया है। और इसकी हतमी मंजूरी या जो भी मुशावरत होगी ये इसी इजलास में होनी है। और चूँकि ACC का ये जो एशिया कप है ये T20 फॉर्मेट है, क्योंकि अगले साल 2026 में ICC का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो उसी नुक्ता नज़र से ये मेरे ख्याल में जो इवेंट होगा ये खास एशिया कप में तो खौफनाक वेन्यू हो गया था हमारा श्रीलंका, यूसुफ साहब, कोलंबो में भी फिर टीम हमारी संभल नहीं सकी तब से लेकर अब तक। चले अब टीम भी बनना शुरू हो जाएगी, अब T20 टीम तो बनना शुरू हो जाएगी, आप देखेगा तो चंद रोज में इतनी तो उम्मीद करते हैं। वरना पाकिस्तान एक वक्त में एक अच्छी T20 टीम हुआ करती थी और अब जो है वो T20 में भी पाकिस्तान उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। अब सलीम साहब अगर सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, जाहिद साहब से भी अभी बात हो रही थी राना सनाउल्लाह की जानिब से जो आजकल इंटरव्यू दिए जा रहे हैं और फिर जिस तरह की वो सख्त डिस्कशन कर रहे हैं तो वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन अब जाकर उनको सिर्फ बात करना क्यों याद आ रहा है? देखिए, जब टीम हारती है ना तो सबको मौका मिल जाता है कि बोलने का कि यार चलो अवामी जज्बात भी इस तरफ है, लेकिन बात यह है कि वो खुद कोई कमजोर शख्सियत के मालिक नहीं है वो, और जिस पार्टी से ताल्लुक है उनका हुक्मरान जमात है वो, तो डिसीजन ले सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने पिछले कुछ इंटरव्यूज में अपनी बेबसी जाहिर कर चुके हैं। और अब बात यह है कि सारा मलबा जो है वो PCB के जो चेयरमैन है
उनके ऊपर गिराना भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो पैड पहन के बैटिंग बॉलिंग करने थोड़ी जा सकते थे। ये तो प्लेयर्स का काम है। उन्होंने आसिफ जावेद को 2 बार बोला यार तुम टीम में चेंज करो, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं की। वो खुद कर देते तो ये रो रहे होते कि चेयरमैन मुदाखलत कर रहा है। तो अपने हिसाब से जो उनका काम था वो उन्होंने कर लिया है, लेकिन जो क्रिकेटिंग चीजें थी, जो क्रिकेटिंग लोग थे, वो सही तरह से काम नहीं कर सके। हालांकि उनको फ्री हैंड दिया गया था, तो उनसे भी जवाबदेही होनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए, उनको भी घर भेजना चाहिए। ये नहीं कि एक शोबे से उठा के दूसरे शोबे में भेज दो और उसके बाद उनका सारा मीटर चलता रहे, उनको कोई फर्क ना पड़े। तो ठोस इक़दाम करें, और ये नहीं कि सिर्फ जो चंद पतली गर्दन वाले हैं उनको खिलाफ एक्शन लेके बाकी लोगों को छोड़ दिया। काम करना है तो फिर सही तरह करें। सब लोगों के खिलाफ जो है, खासतौर पर जो साबिक क्रिकेटर्स कुछ बैठे हैं पीसीबी के पे रोल पे हैं, बहुत हैवी सैलरीज ले रहे हैं, और कुछ उनका ऐसा काम नहीं है जिसके हम कह सकें कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत खर्चा कर दिया है अभी स्टेडियम वगैरह की तामीर पे, और थोड़ा माली तौर पर आगे मुश्किल वक्त देखना पड़ सकता है। इसलिए बचत की तरफ भी जाएगा, पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से देखना पड़ेगा कि कौन यूजफुल है कौन यूजफुल नहीं है, और फिर उस हिसाब से इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि हमारी क्रिकेट दोबारा से सामने आए। और फिर ये जो सलीम भाई, ये भी तो देखना होगा जो 5 मेंटोर हैं उन्होंने कितने निकाला, कितना टैलेंट सामने लेके आए हैं। बड़े बड़े नाम है उनमें 5। मैंने नाम नहीं लिया उनका, मगर मेरा इशारा उसी तरफ था, क्योंकि बस नाम उनका मैंने नहीं लिया था। लेकिन वही है कि मेंटोर ने क्या किया, और वो जो छक्के लगाना सिखा रहे थे हमारे अब्दुल रज़ाक भाई, तो वो कहाँ अकेडमी में नेट पे छक्के लगाए बेचारे उन प्लेयर्स ने। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, किया क्या है इन लोगों ने। अब वही लोग जो है पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, अब टीवी चैनल से मुख्तलिफ बैठ के वहां से भी पैसे पकड़ रहे हैं। तो ये क्रिकेटर होना भाई साहब ज्यादा फायदेमंद था। 1-1, 2-2 मैच हम लोग भी खेल लेते तो फिर सोच लें आप क्या फायदे थे। और उनमें से 1-2 ये भी कह रहे हैं पैसा उनका मसला नहीं है, और उनकी छुट्टी भी होने वाली है। अब पैसा मसला नहीं होता तो बेचारे तेरी बातें सुन नहीं रहे होते। आप तो क्रिकेटर्स को मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप मेरे से ज्यादा सीनियर है, आपको पता है क्रिकेटर को आप बोलेंगे यार मुझे शॉप की ओपनिंग करानी है, तो पहली बात आपसे वो यही करेंगे कितने पैसे दोगे तो मैं आ जाऊंगा। आप बोले उनको वो एक टीवी शो में आना है तो उसके भी वो पैसे मांगे। क्रिकेटर कहाँ 2 रुपए भी नहीं छोड़ते, इनको तो कोई अपॉर्चुनिटी मिले कोई भी तो वो कहाँ जाया करते हैं। तो आपको तो पता है खासतौर पे पाकिस्तानी क्रिकेटर तो इस चीज के लिए मशहूर है। और मजे की बात ये मल्टी जॉब करके कहाँ से कहाँ ये लोग पैसे कमा रहे हैं। पीसीबी से भी ले रहे हैं, टीवी चैनल से भी ले रहे हैं, बाहर भी कमा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, हर तरफ। बिल्कुल, वो एक हारने के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम जो है फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान में नहीं रही है। जाहिद साहब ने फिगर्स भी शेयर किए हैं। बहरहाल अब चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है और चारों जो तगड़ी टीम है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेट्स सी के सेमीफाइनल टाकरे कैसे होते हैं, फाइनल में कौन जाता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।